उमा जी, आपके सामने कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, एक ऑप्शन। माय गॉड। तो आप मेरे साथ वहां पर हैं, मैं चाहूंगा हर सवाल पर जोरदार तालियां और हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए आपको देखकर ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही हैं, वो इसलिए बेबाकी से जवाब दे रही हैं। आइए जरा, हमारा पहला सवाल यहां पर प्ले करिए रैपिड फायर का। पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं। दीदी आपने आसाराम बापू के टाइम पे एक ट्वीट किया था, वो मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा। वो ट्वीट मैंने वापस ले लिया था। हाँ, वापस ले लिया आपने, ठीक है। ये ट्वीट आपके सामने आ रहा है, देखिए। आपने ये ट्वीट किया था, संत आसाराम बापू निर्दोष, सोनिया और राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली, कांग्रेस राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज संत बापू के साथ। हाँ, ये मैंने किया था 22 अगस्त 2013। हाँ, मैंने किया था ये। और जैसे ही मेरे को समाचार मिला, मैं नाम नहीं लूंगी उस बालिका का, उसके पिता के यहाँ से, कि दीदी, तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसको वापस लेना। मुझे गलत को गलत कहने में और कान पकड़ के माफी मांग लेने में 1 मिनट नहीं लगता, मैं उसको खींचती रही हूँ गलत। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये बच्चे ये वाले सवाल का जरूर जानना चाहेंगे जवाब, हाँ या ना? आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा सवाल। रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल यहां पर है, बेहतर विचारक कौन? अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्सी में है। अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। अभी पूछ रहे हैं? नहीं, अभी इनके, आपके हिसाब से बेहतर विचारक कौन है? आप ना जो टर्म उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले वाले हैं ना, वो तो उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, और दूसरे वाले हैं वो संत हैं, और वो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इसलिए उनकी बातों के बारे में तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उनको गलत कह दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ठीक लग रहा है तो आप हाँ कर दीजिए, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगी, वो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इन दोनों को दिखा करके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम कुछ भी पहनते हैं तो हम कहते हैं ना, इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन एवरीबॉडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा। ना, यू कैन नॉट वायलेट देन एनीबॉडीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, ओके, ठीक है। तो आइए अब जरा अगला सवाल प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असदुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुझे जो अधिकार है वो जी अध्यक्ष रहे हैं नहीं? अच्छा चलिए, वो लेकिन वो जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसमें अध्यक्ष का पता थोड़ा लगता। खरगे साहब का जो अध्यक्ष है उनका पता नहीं लगता, वो डिसअपीयर कर जाते हैं। इसलिए मैं उल्टा इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगी, इनको एक बात सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कैसेट देखने चाहिए और संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, ताकि ये बेहतर विपक्ष का नेता होना सीखें कि विपक्ष का नेता होना क्या होता है। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है, वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। वो अभी बाहर गए थे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पहलगाम का जो हृदय विदारक घटना हुई थी उसका पक्ष रखने के लिए। मैं असदुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, और ये जरूरी थोड़ी कि आप इबादत करें, आप खाली वहाँ पे ये कहिए जो इकबाल ने कहा था कि क्या है वो, एक बहुत अच्छा इंसान से क्या हवा कहाँ से, वो हिंदुस्तान हमारा, वो मतलब ताजी हवा जहाँ से आ रही है वो मेरा हिंदुस्तान है, और राम का नाम आ रहा था उनके मुंह से, इमाम हिंद। हाँ, यही चले जाइए भाई, इतनी सी बात है।
बाकी ये अब देखो, ये बेचारे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आगे आने के लिए, पब्लिसिटी में देखने के लिए, दूसरा आप लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, बाप रे, कि आपके नज़रों में बने रहने के लिए इन लोगों को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जिनके लिए एक्चुअली ये करना नहीं चाहते उनको, लेकिन करनी पड़ती है, नहीं तो आप उनका नोटिस ही नहीं लेंगे, दे विल गो अननोटिस्ड। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी जिम्मेवार, आप अपना फोटो को नहीं लगाए इसमें आप लोग अपना कि हम अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, ये तो डिफेक्टेड पीस निकला है। प्ले करिए हमारा सवाल। पसंदीदा मार्गदर्शक कौन? विजय राजे सिंधिया जी, अरे आप क्या कर रहे वाजपेयी हो? जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, या मुरली मनोहर जोशी जी? आपको मैं बताऊं, अम्मा ममता से भरी, अटल जी मिठास से भरे, आडवाणी जी जैसा कंपोज्ड व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, जिनमें बहुत संजीदगी थी, और मुरली मनोहर जोशी जी ज्ञान से भरे हुए, तो मैंने तो चारों से ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी सब जगह से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, तो मैंने सब जगह से शहद इकट्ठा किया है। दीदी अब अगले वाले में तो हम सभी जानना चाहेंगे कि दीदी की पसंद क्या है। दिखाइए जरा, सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन, नेहरू जी या मोदी जी? अपने समय पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो जो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पाए, चीन के लिए बहुत दुखी भी हो गए थे, लेकिन हम ये मानेंगे कि नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं। वो थी कि वो लोगों के बहुत लाडले थे, लोग उनको स्वाभाविक रूप से प्यार करते थे, उनके परिवार ने बहुत बड़ा, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि में है त्याग की और संघर्षों की। लेकिन नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। वो उनको ये लगने लगा था कि भारत का विकास जो होगा, एक डिफरेंस है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत यंग है, मैं आपको भी ये बात कहूँगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यहीं नेहरू जी कंफ्यूज हो गए थे कि आप मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट मत करिए, वेस्ट का उतना ही लीजिए जितना अच्छा हो, और लेकिन ईस्ट के ग्राउंड पर खड़े रहिए, इसलिए ये अंतर है। और मोदी जी ने भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाया है विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, ये दोनों का अंतर है। दीदी अगला सवाल तो आप बड़ा इजीली है, आप बता देंगी। अरे तुमको लगता होगा बाबा। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, और ये बच्चे भी उसको देखेंगे। जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बीजेपी की दीदी नंबर 1 कौन? सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी, या स्मृति ईरानी जी? आप पता है क्या गड़बड़ कर दी हो, ये तो मुझसे छोटी है जी, और ये लगभग 10 साल छोटी है, तो ये तो दीदी हो ही नहीं पाएगी। और ये मुझे इतना प्यार करती थी कि इसमें मुझमें 7 साल का अंतर था। आप यकीन करिए कि मुझे गोदी में बिठा लेती थी जबकि मैं मोटी हूँ, और ये बहुत पतली थी दीदी सुषमा। मैं तो जब से सुषमा गई है मेरी ज़िंदगी की रौनक चली गई, मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कहूँ, इसमें एक माँ जैसी थी, एक छोटी बहन जैसी है, तो दीदी कोई है नहीं ना इसमें से, दीदी तो मैं हूँ, बीच में ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं हमारे जो ऑडियंस है मैं उन पे छोड़ देता हूं ये सवाल। पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, यस या नो? मैं कहूंगी पूरे देश के लोग शराब ना पिएं, इस प्रकार की स्थिति देश में सामाजिक जागरण के द्वारा बनानी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल हमारा यह है कि आतंकवाद का धर्म होता है, यस या नो? नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोग आतंक करते हैं, वो उनकी जघन्यतम सजा होनी चाहिए। राम मंदिर निर्माण में राजीव गांधी जी का भी योगदान है। राजीव जी का योगदान असल में राजीव जी ने ही खत्म कर दिया। जब आपको याद होगा जब शाहबानों का प्रकरण आया, तो शाहबानों के मामले में जब गुजारा भत्ते की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया शाहबानों के पक्ष में, लेकिन संविधान में संशोधन करके उसको खत्म कर दिया गया। इसके साथ राजीव गांधी जी का ऐसे विषयों में योगदान खुद ही उन्होंने खत्म कर दिया था, ऐसी गलतियां कर करके। ठीक, आइए जरा, पता नहीं यस या नो। अगला सवाल प्ले करिए।
लास्ट के 3 सवाल है, प्ले करिए जरा। हमारा सवाल है, नाथूराम गोडसे देशभक्त था, यस या नो? जो गांधी जी का हत्यारा हो, मैं उसको बहुत बड़ा पापी दीदी इसको नो कर दीजिए। अरे तो नो कर दिया ना भैया। लो ठीक। अगला सवाल प्ले करिए जरा, प्ले करिए। अगला सवाल हमारा यह है कि पूरे देश में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए, यस या नो? आप लोग को अपनी ओपिनियन देने का पूरा अधिकार है। हमारे देश की जो मूल भाषा है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है वो है संस्कृत जी। कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई उसके लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि सारी भाषाएं, एक तमिल को छोड़ के, तमिल तो संस्कृत से भी पुरानी मानी गई है। दीदी आप इसमें नो दिखा रहे हैं। अरे यार लो ठीक है, आप इसको साइड रख दीजिए। आप इसके लिए यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? इसलिए जो राज्य इसको स्वीकार करें फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे तो वैसा हो, और जो राज्य कहें कि ये सेकंड लैंग्वेज होगी तो वैसा हो। इसलिए इसमें अनिवार्यता की बात नहीं आती, इसमें चॉइस ऑफ द स्टेट की बात आएगी। वो नंबर 1 पे रखता है कि नंबर 2 पे रखता है। देखिए अब आखिरी सवाल जो है, इस सवाल को, ये हमारा नहीं है, कई सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा तो हमने इसको इंक्लूड किया है। सबका यहां पर सवाल है और मैं चाहूंगा इसको जरा दीदी आप बताइएगा यस या नो, दिखाइए जरा प्लीज। सवाल है, उमा भारती चुनावी राजनीति में वापसी करेंगी, यस या नो? दीदी प्ले कार्ड अभी आप दिखा सकती हैं। ये तो आप वो सवाल कर रहे हो जिसका वजूद ही नहीं, मैं राजनीति से गई ही नहीं हूं, मैं तो हूं तो राजनीति में। आपने कहा था एक ब्रेक लेके आएंगी, हैं? आपने कहा था कि चुनावी राजनीति में आप एक ब्रेक लेकर आएंगे। हाँ, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? आपने थोड़ी देर के लिए कहीं ढाबे पर खड़े होकर चाय पीने लगे तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप आगे नहीं जाएंगे। नहीं तो 29 में चुनाव लड़ेंगे आप? हैं? 2029 में चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं अपनी आखिरी सांस तक राजनीति करूंगी, क्योंकि मेरी राजनीति मेरे लिए नहीं है। जब मैंने राजनीति शुरू की थी मेरे पास बंगला था, मेरे पास 3 गाड़ियां थी, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरी उम्र जब 20 साल की थी तब मैं टैक्स पेयर थी, और मैं राजनीति शुरू करने से पहले दुनिया के 60 देशों में जा चुकी थी, और मैं 27 साल की उम्र में सांसद हो गई थी, और मैं तय किए हूं कि जब तक जीऊंगी आखिरी घड़ी तक राजनीति करूंगी, फिर माय लास्ट।